सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 18 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली यूएस के लॉ मेकर्स ने एक एक्ट पास किया है, रशिया सैंक्शंस एक्ट 2025 प्रपोज किया है। तो इसमें क्या है, बेसिकली उन कंट्रीज़ पर 500% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा जो रशिया से बेसिकली ऑयल, नेचुरल गैस या पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदते हैं, है ना। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया या ब्राज़ील हो गया, है ना। तो अब बेसिकली इंडिया का रिएक्शन क्या है। इंडिया ने बोला कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है यूएस के हैं, और उन्होंने बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। और जो है उन्होंने बोला कि यूएस सेनेटर्स को इंडिया के कंसर्न बता दिए हैं। और इंडिया पहले 27 कंट्रीज़ से ऑयल इंपोर्ट करता था, बट अभी लगभग 40 कंट्रीज़ से इंपोर्ट करता है। और सैंक्शंस अगर पास होते हैं तो हम भी उसका जवाब देंगे, ऐसा बोला उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने। और नाटो के चीफ ने क्या कहा, नाटो के चीफ वो बेसिकली उन्होंने बोला कि जो है चाइना और इंडिया पुतिन पर प्रेशर डालें या तो सैंक्शंस जो है वो झेले, है ना। और ट्रम्प के पास 6 महीने तक का वेवर देने का पावर दिया है इसमें, पर प्रेशर है कि पहले ही इम्पोज किया जाए ये, है ना, उन पर भी। और ट्रम्प के सेकेंड टर्म में अब तक जो है 1563 इंडियंस को भी डिपोर्ट किया गया है ना। और जिसमें कि पहले ये जो है मिलिट्री फ़्लाइट से इनको भेजा जा रहा था, फिर जब प्रोटेस्ट किया गया तब उसके बाद में चार्टर्ड फ्लाइट से जो है अब यूज़ हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली अहमदाबाद स्पार्कल्स एज द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2025 के रिजल्ट्स आ गए, है ना। और इंडिया का सबसे क्लीन शहर बेसिकली टॉप क्लीन बिग सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें फर्स्ट नंबर पे बेसिकली पहले अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। फिर उसके बाद में सेकंड प्लेस पे भोपाल और थर्ड प्लेस पे लखनऊ है, ठीक है। फिर उसके बाद में सुपर स्वच्छ लीग जिसमें मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। मिलियन प्लस सिटीज़ में इंदौर हो गया, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, ठीक है। ये सिटीज़ कंसिस्टेंटली क्लीनलीनेस में टॉप रहे हैं। और 3 से 10 लाख कैटेगरी की बात करें तो जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में एक नंबर 1 है, मीरा भयंदर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और बिलासपुर सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और बेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है, बेस्ट गंगा टाउन बेसिकली मिला है प्रयागराज को, ठीक है। और महाकुंभ के टाइम पे एक्सीलेंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रयागराज को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कैंटोनमेंट में जिसको मिला है, बेस्ट कैंटोनमेंट किसको मिला है, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट जो कि हैदराबाद में है ना, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को। और बेस्ट सफाई मित्रा बेसिकली जो बेस्ट सफाई मित्र अवार्ड किसको मिला है, ये बेसिकली मिला है विशाखापट्टनम को, ठीक है, विशाखापट्टनम को फर्स्ट नंबर पे विशाखापट्टनम। और जो सेकंड पे है जबलपुर, ठीक है। और स्वच्छता का न्यू कॉन्सेप्ट आया है, वन सिटी वन अवार्ड, ठीक है। और हर स्टेट के से जो है टॉप परफॉर्मेंस को प्रॉमिसिंग शहर, स्वच्छ शहर का टाइटल दिया गया। और 3R फार्मूले का यूज़ किया जाएगा जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा। और प्रेसिडेंट ने कहा कि वेस्ट इज़ बेस्ट, सर्कुलर इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है वेस्ट। तो ये पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के बारे में था। और ये कंडक्ट कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और वन सिटी वन अवार्ड में बेसिकली एक सिटी को हर स्टेट से एक बेस्ट प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर को टाइटल दिया जाएगा, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ये बेसिकली नोडल मिनिस्ट्री है। और जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसिकली सर्वे को एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की है ना। डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन, रैंकिंग, ये सब। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली टेम्पल एंट्री कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग हैं उनको बेसिकली अरियालूर
जो तमिलनाडु के टेम्पल है, एक अय्यनार टेम्पल, ठीक है, अय्यनार टेम्पल, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोगों को जाने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। और कोर्ट ने बोला कि जो है रेवेन्यू ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि सभी लोग जो है चाहे किसी भी जाति से हैं टेम्पल में पूजा कर सकें, चाहे फेस्टिवल हो या नॉर्मल दिन हो। अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना होगा। और लीगल बेस ये कि तमिलनाडु में तमिलनाडु एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947 है, उसके तहत हर हिंदू को किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने का अधिकार है और कास्ट मैटर नहीं करता। तो अगर तो वही बोले कि अगर किसी ने जाति के नाम पर मंदिर में घुसने से रोका तो उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया जा सकता है। और जज ने कहा कि इंडिया रूल ऑफ लॉ वाला कंट्री है, ठीक है, यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ग्लिचेस इन पोषण ऐप हिंडर्स बेनिफिशियरीज रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। तो रोहतक हरियाणा में मरोधी जातन गांव में 47 ईयर की जो है आंगनवाड़ी वर्कर हैं उषा रानी जी, हर रोज़ जो है प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग वुमेंस हैं उनको जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर रजिस्टर करने जाती हैं। पर जो उनका फेशियल रिकग्निशन और आधार बेस्ड KYC है वो बेसिकली टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं उसमें बार बार और एरर्स आते हैं, ठीक है। और 1 जुलाई से सेंटर ने बेसिकली फेशियल जो रिकग्निशन है वो मैंडेटरी किया था, ठीक है, पोषण अभियान के लिए, जिसमें कि प्रेग्नेंट और जो बच्चों को न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिल सके, है ना, उसके लिए बेसिकली ये मैंडेटरी किया था कि फेशियल रिकग्निशन और जो आपका ये आधार बेस्ड रिकग्निशन है उसको मैंडेटरी किया था। और पर ऐप टेक्निकल इश्यूज़ और जो प्रॉब्लम्स की वजह से आधार नेम मिसमैच हो जाता है कभी कभी, तो जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता उसकी वजह से, और कुछ बेनिफिशरीज के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या आधार दूसरे नंबर से लिंक्ड है ना। तो एक और दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर बोलती है कुछ लोग स्मार्टफोन जो है वो चलाना नहीं जानते, तो उनकी बेटी उनकी हेल्प करती है। पर ऐप ग्लिचेस की वजह से काम जो है वो रुक जाता है। मिनिस्ट्री का कहना है कि डिजिटाइजेशन से बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, हाँ बिल्कुल बढ़ती है, पर ग्राउंड पर जो लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और ट्रेनिंग की कमी और डिजिटल डिवाइड इसका मेन रीज़न है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे CISF अंडरगोज हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग विद आर्मी टू कॉम्बैट थ्रेट्स इन वाइटल इंस्टॉलेशंस। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है ना, जिसमें 9 टेरर बेस को जो है हमने पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय किया। तो बेसिकली उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं बेसिकली, है ना, उन पर सिक्योरिटी और को जो है मजबूत बनाया है। और CISF के जो जवान्स हैं उनको पार्लियामेंट की जो है सुरक्षा बेसिकली वो देखते हैं। पार्लियामेंट हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन हो गया जैसे एयरपोर्ट हो गया, इन सब को भी देखते हैं ना। और अब आर्मी के साथ ये बेसिकली जो है आर्मी के साथ मिल के ये जॉइंट ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि जो है ड्रोन अटैक्स और जो कोई टेररिस्ट अटैक है या इंटरनल सबॉटेज है जैसे नए खतरों से का सामना ये बेसिकली कर सकें। और वेपन्स भी अपग्रेड होंगे, डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग भी बदली जा रही है। और NSG ने अब तक जो है 17 रिलीजियस साइट्स पे, 21 न्यूक्लियर प्लांट्स पे और 14 सेंसिटिव एरियाज़ की सिक्योरिटी सर्वे किया है। और होम मिनिस्टर ने पर्सनली रिव्यू करके CISF को नए थ्रेट्स जैसे कि पाकिस्तान ओरिजिन हाइब्रिड थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर होने को बोला है। तो पहली बार जो CISF के जवान हैं वो बेसिकली कश्मीर वैली में आर्मी के साथ फॉर्मेशंस के साथ ट्रेनिंग हो रही है। और सिर्फ वही जवान जो 35 साल से कम के हैं वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए चुना गया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी। तो इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आकाश प्राइम मिसाइल का जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और वो भी 15,000 फीट के ऊंचे पहाड़ों पर लद्दाख में, है ना। और ये मिसाइल बेसिकली DRDO ने बनाई है ना। और आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स ने इसकी टेस्टिंग की। तो आकाश प्राइम ने हाई स्पीड जो है एरियल टारगेट को हिट किया, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर काफ़ी मुश्किल होता है। और ये सिस्टम इंडियन आर्मी के 3rd और 4th जो है आकाश रेजिमेंट का जो है हिस्सा है। और साथ ही जो है चांदीपुर उड़ीसा में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो है सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। और तो बेसिकली इंडिया अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कारा डायरेक्ट स्टेट अडॉप्शन एजेंसीज टू इंटेंसिफाई काउंसलिंग।
तो कारा जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो अडॉप्शन के रेगुलेशन के लिए है बनी है, जो कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसने स्टेट अडॉप्शन जो एजेंसीज़ हैं, जो स्टेट अडॉप्शन एजेंसीज़ को नए डायरेक्शन दिए हैं। इनका गोल है कि अडॉप्शन प्रोसेस के हर स्टेज पर बेसिकली स्ट्रक्चर्ड जो है काउंसलिंग हो, है ना, जैसे कि प्री अडॉप्शन में भी हो पहले, फिर उसके बाद में ड्यूरिंग अडॉप्शन हो, है ना, और जिसके बाद पोस्ट अडॉप्शन भी जो है काउंसलिंग हो। ये गाइडलाइंस जो है बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग इशू की गई हैं। और कारा का कहना है कि इमोशनल सपोर्ट और जो कैरियर जो काउंसलिंग है बेसिकली अडॉप्शन को लेके, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। और एडॉप्टिव जो पेरेंट्स होते हैं, अडॉप्ट किए गए बच्चे होते हैं, है ना, और जो बायोलॉजिकल पेरेंट के लिए भी जो अपने बच्चों को सरेंडर करते हैं, सबके लिए काउंसलिंग ज़रूरी होती है। अब हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिकली एक क्वालिफाइड काउंसलर अपॉइंट या पैनल किए जाएंगे, ताकि अडॉप्शन के प्रोसेस को इमोशनली स्मूथ और लॉन्ग टर्म जो है वेल बीइंग इंश्योर किया जा सके उसका। तो एक बेसिकली एक बड़ा कदम है टुवर्ड सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन प्रैक्टिस इंडिया के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूएपीए अपहेल्ड बाय हाई कोर्ट। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, तो इसमें क्या है बेसिकली 1967 का है। तो ये हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है ना, अगेंस्ट नहीं है। और इसका मेन पर्पज़ है बेसिकली जो कोई भी इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सवर्निटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ एक्टिविटीज़ को रोकना, टेररिज्म या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाली चीज़ एक्टिविटीज़ को रोकना, और कोई भी कॉन्स्पिरेसी है जो कंट्री के अगेंस्ट की जा रही है उसको रोकना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, ठीक है, ये सारा काम है इसके अंडर। और कैसे काम करता है बेसिकली, पुलिस किसी जो है शक के अंदर आधार पर जो है बिना बेल के अरेस्ट कर सकती है। इस लॉ के अंडर तो बहुत ही ज़्यादा पावर है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जैसी एजेंसीज़ को जो है ज़्यादा पावर मिलती है। और कोई भी अगर इंडिविजुअल या ग्रुप को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है इसमें बिना किसी कन्विक्शन के भी, तो विदाउट कन्विक्शन भी इसको किया जा सकता है ना। और यूएपीए पर क्रिटिसिज्म क्यों है, क्योंकि जो है बोलते हैं कि जो है इस लॉ का मिसयूज़ हो सकता है, जैसे बिना प्रूफ के लोगों को जेल भेजना, है ना, और बेल मिलना मुश्किल है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लंबा चलता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे स्क्रैप डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम फॉर MGNREGS वर्कर्स इज कांग्रेस। तो अपोजिशन बेसिकली बोल रहा है कि MGNREGS जो स्कीम है जिसमें 100 दिन का जो है रोज़गार की गारंटी दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इस ऐप से बेसिकली वो उसकी जो अटेंडेंस है वो उसके लिए एक ऐप बनाया गया था, मोबाइल नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस ऐप से उन्हें बेसिकली मज़दूरों को रोज़ जो है फ़ोटो खींचकर अपलोड करना होता है ताकि उनकी अटेंडेंस हो सके। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि ये सिस्टम ना किसी काम का है ना, और इंटरनेट ना होने की वजह से जो जेन्युइन जो मज़दूर हैं उनका नाम जो है कट जाता है, और जबकि नकली जो है लोग 2 बार फ़ोटो भेज कर भी पैसा ले जाते हैं। और कांग्रेस बेसिकली कह रहे हैं कि जो है ये काम के हिसाब से पेमेंट होगा, ना कि जो है सिर्फ फ़ोटो के बेस पर। उनका कहना है कि इंजीनियर्स और जो सुपरवाइज़र्स हैं, है ना, उनको ज़िम्मेदार बनाया जाए, ना कि मज़दूरों पर बेसिकली एक्स्ट्रा डिजिटल जो है वो लोड डाला जाए। जी NREGS स्कीम में होता क्या है बेसिकली, ये इसका मेन पर्पज़ है कि जो गांव के लोग हैं रूरल एरियाज़ में रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और हर रूरल हाउस होल्ड जो है उसको बेसिकली मिनिमम 100 दिन का जो है वो गारंटीड काम देना। काम अनस्किल्ड जो है मैनुअल लेबर में होता है, ठीक है, और जैसे कि मिट्टी का काम, तालाब बनाना, सड़क सुधारना, है ना, नाली सफाई करना, पंचायत भवन बनाना, पेड़ लगाना, ये सब काम होता है। और बेसिकली 18 ईयर्स से अबोव के जो गांव के लोग हैं उनको मिलता है ये काम। और जिन्होंने ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड बनवा लिया हो, है ना, उनकी अटेंडेंस देखिए इस ऐप से लग रही है। और आपके चैलेंजेस इसमें क्या है कि अटेंडेंस जो है डिजिटल हो गया है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और काम की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी का इशू इसमें हमेशा बना रहता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है UIDAI का काम का रिव्यू मांगा है, खासकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेलियर और डेटा लीक के इशू पर, है ना। तो जो आधार को जो कौन मैनेज करता है UIDAI,
तो उनसे बेसिकली रिव्यू मांगा है। और की कंसर्न्स इसमें बताए जाते हैं कि बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन जो फेलियर होता है ना, आधार लिंक वेलफेयर स्कीम्स हैं बहुत सारी, जिन जिन आधार लिंक वेलफेयर स्कीम जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये MGNREGS हो गया, ठीक है। तो इनमें लोगों को राशन और जो नौकरी है बेसिकली जॉब है वो बेसिकली नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो फेल हो जा रहा है, मैच नहीं हो रहा है। और हार्ड लेबर वर्कर्स जो हैं बेसिकली को फिंगरप्रिंट्स और एल्डरली लोगों के आइरिस स्कैन फेल हो रहे हैं, तो आइरिस स्कैन भी जो है वो फेलियर का इशू आ रहा है, ठीक है। जो लोग एल्डरली लोग हैं या हार्ड अर्न वर्कर्स हैं उनके, तो डुप्लीकेट आधार का भी इशू है, ठीक है। और देश की पॉपुलेशन से ज़्यादा आधार कार्ड होने की रिपोर्ट है, और इससे जो है डुप्लीकेशन और डिसीज़ लोगों के कार्ड ने डीएक्टिवेट होने का इशू है ना। मतलब बेसिकली जो डिजीज़ लोग हैं उनको कार्ड ना डीएक्टिवेट हुआ हो सकता है ये भी, और फेक लोगों ने आधार कार्ड बनवाया हो। और डेटा लीक का इशू है ना। डेटा लीक का इशू क्या है? लीक UIDAI के सेंट्रल सिस्टम से नहीं बल्कि एनरोलमेंट सेंटर्स से हो रहे हैं। जैसे कि UIDAI का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डेटा प्राइवेसी और मॉनिटरिंग को और मजबूत करने को कहा है। और वॉलंटरी डीएक्टिवेशन प्रोग्राम है कि जो कोई भी अगर डिजीज़ इंडिविजुअल है कि आधार को डीएक्टिवेट करने के लिए, डिजीज़ कोई इंडिविजुअल है तो उसके डीएक्टिवेट करने के लिए वॉलंटरी प्रोसेस होने की वजह से डिले हो रहे हैं, है ना। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या बोल रही है कि UIDAI को प्रोएक्टिव बनने की सलाह दी है और बायोमेट्रिक सिस्टम को अपग्रेड करने को बोला है, डुप्लीकेट और डेड एंट्रीज़ को हटाने को बोला है, और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है UIDAI को। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे रज़िया सुल्तान नूरजहां ड्रॉप्ड फ्रॉम न्यू क्लास 8 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। तो 2025-26 की जो क्लास 8 की नई सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स आई हैं उसमें रज़िया सुल्ताना और जो नूरजहां हैं जैसे जो प्रभावशाली महिला के जो है उनका जो मेंशन है वो हटाया जा रहा है ना। हटा दिया गया है। और पहले जो क्लास 7th में जो है आवर पास्ट करके बुक आती थी, आवर पास्ट 2, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के चैप्टर में रज़िया को जो है एबल और क्वालिफाइड जो है वो दिखाया जाता था, रूलर बताया गया है। और अब नए जो है जो बुक है उसमें रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप चैप्टर में उनका कोई जो है मेंशन नहीं है। और नूरजहां जिनका जो है नाम के जो है वो कॉइन्स छपते थे, है ना। और उनके 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 कोर्ट इन्फ्लुएंस का भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। तो जो नए टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें रानी दुर्गावती, ताराबाई और जो बेगम हज़रत महल, ठीक है, इन सब महिलाओं का जो है वो नाम इंक्लूड किया गया है। और जो जैसे ये रूलर्स हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली हो गए, इनका नाम जो है पूरी तरह से मेंशन हटा दिया गया है। और NCERT के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिलेबस जो है न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 पर बेस्ड है, इसलिए पुराने मॉडल से कंपैरिजन गलत है ना। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे एक आर्टिकल है नेविगेटिंग न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे सारी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आजकल लोग सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं। तो बोलते हैं कि आजकल जो है लोग सुबह उठते ही डिटॉक्स वाटर, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स से दिन की शुरुआत करते हैं और कोलेजन लेते हैं बेसिकली, है ना, ग्लोइंग स्किन के लिए। और मैग्नीशियम लेते हैं स्लीप के लिए, है ना। और ये एक नया ट्रेंड बन गया है। और जो वेलनेस मार्केट है ना, वेलनेस मार्केट वो लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और सोशल मीडिया ने जो है बेसिकली हेल्थ में एक स्टेटस सिंबल बना दिया है, ग्लोइंग स्किन के लिए, फिट बॉडी के लिए और हाई एनर्जी लाइफ के लिए, है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो है कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो है हर कोई बन गया है ना। और गलत और जो है फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी जो है वायरल हो रही है ना। और न्यूट्रिशन जो है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स साइंस है ना, कॉम्प्लेक्स साइंस है। तो जैसे कि विटामिन सी है ना, विटामिन सी है
वो सिर्फ ऑरेंजेस से नहीं मिलता है ना, ऑरेंजेस से मिलता है बट वो ग्लोइंग स्किन सिर्फ ऑरेंजेस खाने से नहीं आएगा। बोलते हैं रियल ग्लो आता है बैलेंस डाइट से, है ना, जैसे कि दाल चावल सब्जी फैट्स नट्स, है ना, ये सब चाहिए। और सीड्स और जो डिटॉक्स जूसेस हैं, इनसे डायबिटीज़ या ओबेसिटी क्योर नहीं होती। और कीटो जैसी फैट जो डाइट्स हैं सबके लिए सेफ़ नहीं होती, हर बॉडी अलग होती है ना। और जेनेटिक और गट हेल्थ और स्ट्रेस जो है सब मैटर करता है इसमें। और कंक्लूजन में यही बोलते हैं कि इंटरनेट से अवेयरनेस बढ़ रही है पर कन्फ्यूज़न भी बढ़ रहा है। समझ के खाना ही असली सुपर पावर है, इसमें ये बोलते हैं पूरे में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली लैब ग्रोन सेल्स हेल्प रिस्टोर इंसुलिन इन 12% विद सीवियर टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डिजीज़ जो है उसके हर रोज़ ब्लड शुगर ट्रैक करा जाता है उसमें, है ना, ब्लड शुगर ट्रैक करते हैं और इंसुलिन एडजस्ट करते हैं ताकि, और लो शुगर अटैक से लड़ते हैं बेसिकली इसमें, है ना। लेकिन अब नई होप मिली है जिसमें जिमी स्लेसेल एक स्टेम सेल थेरेपी है ना। तो स्टेम सेल थेरेपी है ये। और जून में एक रिपोर्ट या स्टडी के मुताबिक जो है, जो इंग्लैंड जर्नल है, उसमें इस ट्रायल से जो है 12 पेशेंट्स में लैब ग्रोन आइलेट सेल्स लैब ग्रोन जो हैं वो बॉडी में इंजेक्ट किए गए, ठीक है। और ये सेल्स इंसुलिन बनाना इन्होंने शुरू कर दिया बेसिकली, है ना, इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया बिना किसी डोनर पैंक्रियाज के। और 90 दिन में सभी पेशेंट्स जो है सी पेप्टाइड जो इंसुलिन मेकर है उसमें वो डिटेक्ट हुआ, ठीक है। एक साल में जो है ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर हो गया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस कम हो गए। अभी जो है ये जो टेस्ट है वो फेज़ 3 के ट्रायल्स में है जिसमें 50 लोगों के साथ हो रहा है, जिसे 5 साल तक मॉनिटर किया जाएगा, है ना। और इसमें चैलेंज वही है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनो सप्रेशन और हाई कॉस्ट का जो है चैलेंज है। इम्यूनो सप्रेशन मतलब जो है जहाँ बॉडी के इम्यून सिस्टम को जानबूझकर कमज़ोर बनाया जाता है ना। इम्यूनो सप्रेसेंट्स वही हैं जब किसी पेशेंट के बॉडी में किसी और का सेल डाला जाता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो उस सेल को एनिमी समझकर अटैक करता है। और इस अटैक को रोकने के लिए डॉक्टर्स जो है पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। तो ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जो इम्यून सिस्टम की पावर को कम करती हैं, है ना। पर ये एक स्टडी जो है वो एक ब्रेक थ्रू है जहाँ पहली बार डिजीज़ से लॉस्ट फंक्शन जो है वो रिकवर किए गए हैं, है ना। जो नेक्स्ट है बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, हाउ इज़ चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो जैसे कल भी हमने देखा था कि जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चाइना काफ़ी अच्छा कर रहा है और 2024 में चाइना ने बाकी सभी कंट्रीज से ज़्यादा जो है विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए। ये शो करता है कि वो क्लियरली लीड कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। और इसका मेन रीज़न जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट प्लानिंग और रॉ मटेरियल कंट्रोल, जैसे कि लिथियम हो गया या पॉलीसिलिकॉन हो गया, है ना। और मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो 2006 में बेसिकली $10.7 बिलियन था, वो 2024 में कितना हो गया, $940 बिलियन का हो गया है इस सेक्टर में, ठीक है। तो चाइना ने पॉल्यूशन क्राइसिस और ब्लैकआउट फियर और एनर्जी इनसिक्योरिटी को एक अपॉर्चुनिटी में बदला, है ना। और 2005 के जो है रिन्यूएबल एनर्जी लॉ और 11th फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग जो उनके यहाँ पे आई, उसके बाद ग्रीन एनर्जी जो है वो एक प्रायोरिटी जो है उन्होंने बना लिया, है ना। और जैसे प्रोविंसेस, कई सारे प्रोविंसेस उसमें पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, उसके बाद स्टार्ट हुआ। इस पूरे एफर्ट में बेसिकली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मेजर रोल रहा। जो कंपनीज जैसे कि स्टेट ग्रिड हो गई और सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लाए और इन्हें सरकारी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट मिला और लो इंटरेस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, ठीक है। और लो इंटरेस्ट जो है लोन्स मिले, ठीक है, लो इंटरेस्ट लोन्स मिले और सब्सिडीज़ मिली कई सारी, ठीक है। जैसे स्केल करना और स्पीड जिससे बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्केल करना और पॉसिबल हुआ, है ना। और स्पीड जो है इनकी काफ़ी तेज़ हुई। तो इनका मॉडल था बेसिकली सेंट्रल प्लानिंग और मार्केट एफिशिएंसी पे का मिक्स था, है ना। और एक फेज़ में जो है ग्रिड बॉटलनेक और जो वेस्टफुल सब्सिडी पॉलिसीज़ ने प्रॉब्लम क्रिएट किए, लेकिन चाइना ने क्विकली इन्वेस्ट करके अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस बनाए और प्लानिंग इम्प्रूव करी। आज चाइना की जो बेसिकली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो का इन्फ्लुएंस बेसिकली ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन चुका है ना।
और वाया बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो इनका है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका प्रोजेक्ट्स और टेक एक्सपोर्ट्स में। और फ्यूचर में चाइना का फोकस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, एआई पावर्ड स्मार्ट ग्रिड्स और जो थोरियम रिएक्टर्स पर है, ठीक है। और वेस्ट अब तक हाई कॉस्ट और पॉलिटिकल चैलेंजेस से जो है बेसिकली गुजर रहा है, जबकि चाइना ने एक सेंट्रलाइज्ड और लो कॉस्ट स्केल ड्रिवन मॉडल ऑफर कर रहा है जो ग्लोबल एनर्जी जो है गेम के रूल्स जो है वो नए ग्लोबल एनर्जी रूल्स लिख रहा है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने जो है डायरेक्ट किया है गैस कंपनीज को ऑर्डर दिया है कि जो है सभी डोमेस्टिक घर के कंज्यूमर्स जो है उनको सेम रेट पे बेसिकली जो है पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई करने का के लिए, चाहे उनकी डेली कंजम्पशन लिमिट कितनी भी हो। कुछ कंपनीज बेसिकली क्या कर रही थी, टेलीस्कोपिक प्राइसिंग यूज़ कर रही थी, जिसमें ज़्यादा यूज़ करने पर बेसिकली रेट बढ़ जाता है ना। तो इन्होंने रेगुलेटरी बॉडी ने क्या बोला कि इससे जो है सब्सिडी और का जो मिस यूज़ है वो हो सकता है और जेन्युइन यूज़र्स को भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। ये बॉडी क्या है बेसिकली, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रेगुलेटरी बोर्ड, गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये बेसिकली एक इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया में ऑयल और जो गैस सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। और इसका मेन गोल होता है जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं उनको कंट्रोल करना और पीएनजी और जो सीएनजी है उनकी सप्लाई को और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना, इंश्योर करना कि प्राइस फेयर हो और कंज्यूमर्स को स्केल फ्री सर्विस मिले, कंपनीज़ के बीच जो कंपटीशन क्रिएट करना ताकि जो कस्टमर्स के लिए दाम कम हो और सर्विस इम्प्रूव हो, और सब्सिडी का सही यूज़ हो रहा है या नहीं ये सब देखना इनका काम है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ट्रम्प सेज ही इज़ नॉट प्लानिंग टू फायर फेडरल रिजर्व चेयर पोवेल। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से जो है फेडरल रिजर्व का जो चेयर है ना, फेडरल रिजर्व बेसिकली क्या है कि ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया में जो है सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, वैसे ही है। और इसका काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और डिसाइड करना कि लोन के इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सब चीज़ें। तो न्यूज़ क्या है, प्रेसिडेंट ने जो है एक बार फिर से जो फेडरल रिजर्व चेयर के पर जो है बोला है कि ट्रम्प उनसे नाराज़ हैं क्योंकि पॉवेल ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। और एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ने कहा है कि ट्रम्प उन्हें फायर करने का सोच रहे हैं, जिससे जो है मार्केट में टेंशन बढ़ गया। ट्रम्प ने कहा कि फ़िलहाल फायर करने का प्लान नहीं है, लेकिन मना नहीं किया है। बट यूएस जो लॉ है उसमें क्या कहा गया है कि फेड चेयर को सिर्फ जो है फॉर कॉज यानी किसी गलती या फ्रॉड के बेसिस पे जो ही हटाया जा सकता है, पॉलिसी डिफरेंसेस के लिए नहीं हटाया जा सकता। और ट्रम्प ने जो है बेसिकली फेड के जो है 2.5 बिलियन फेडरल रिजर्व के रिनोवेशन पे जो है प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया, और लेकिन कोई फ्रॉड का जो है वो सबूत नहीं मिला है ना। और ट्रम्प ने बेसिकली पॉवेल को 2027 में अपॉइंट किया था और बाइडेन ने फिर जो है दोबारा टर्म दिया। उनका कहना है कि वो अपना फुल टर्म 2026 तक पूरा करेंगे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे यूके गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 18 to 16। तो यूके की जो नई लेबर गवर्नमेंट है उसने थर्सडे को जो है एक बड़ा फैसला लिया है कि वोटिंग एज को वो 18 ईयर्स से घटाकर 16 ईयर्स करने का प्लान कर रहे हैं। और ये 1969 के बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा, है ना। और इसके अलावा फॉरेन जो डोनेशंस हैं उन पे कंट्रोल लगाने की बात की है ना। और नए रूल प्रपोज किए गए हैं। कंपनीज तभी डोनेट कर पाएंगी जब उनका जो है प्रॉपर यूके या आयरलैंड इनकम बेस्ड इनकम होगा। और तो इससे एलॉन मस्क जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के डोनेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। और वोटर जो रजिस्ट्रेशन है वो अब लगभग 14 ईयर्स से जो शुरू हो जाएगा, जिसका ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन का रास्ता बन गया है। डिजिटल आईडी कार्ड्स भी वैलिड रहेंगे, ऐसा बोलते हैं इसमें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सीरियन फोर्सेस विड्रू फ्रॉम ड्रूज सिटी आफ्टर ट्रूस डील। तो सीरिया का जो सिटी है स्वीडा प्रोविंस, वहाँ पे ड्रूज माइनॉरिटी और जो सीरियन गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच जो है वो कई दिन तक जो है चला, कई दिन तक वायलेंट क्लैश चले, है ना। और उसके बाद थर्सडे को सीरियन आर्मी ने वापस अपने ट्रूप्स हटा लिए और ट्रूस के बाद जो है शांति बनी हुई है। लेकिन ड्रूज मिलिटेंट्स ने रिवेंज अटैक जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके बाद जो है लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। और ड्रूज कम्युनिटी कौन है? ड्रूज कम्युनिटी बेसिकली एक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो सीरिया, लेबनान, इज़राइल और जॉर्डन में रहती है ना। ये लोग इस्लाम से जुड़ा हुआ है, एक फेथ मानते हैं, लेकिन इनका बिलीव जो है मेन स्ट्रीम इस्लाम से काफ़ी अलग होता है। इस वजह से इनकी अलग पहचान है, अपने रिलीजन में शादी करना
और जो है अपने रिलीजियस लीडर्स को ही पता होते हैं उनके। तो ड्रूज आर्म्ड फोर्सेस बनाया गया था। ड्रूज आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली क्या है कि ड्रूज कम्युनिटी के वो आर्म्ड ग्रुप्स या मिलिटेंट्स लोग हैं जो अपने एरिया की सिक्योरिटी और कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए तैयार किए गए हैं। और सीरिया का जो स्वीडा प्रोविंस है वहाँ पे ड्रूज लोगों ने अपना खुद का आर्म्ड ग्रुप बनाया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट या एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जेलेंस्की शेप्स अप यूक्रेन कैबिनेट अपॉइंट्स एज न्यू पीएम। तो यूक्रेन के जो एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो पहले इकोनॉमी मिनिस्टर थे जिनका नाम है यूलिया, है ना। और ये फुल स्केल वॉर के बाद 2022 जो रशिया ने छेड़ा है यूक्रेन के साथ, उसके बाद नया हेड ऑफ गवर्नमेंट मिला है यूक्रेन को। और उन्होंने बेसिकली यूएस के साथ एक इम्पॉर्टेंट मिनरल डील भी नेगोशिएट किया है। और तो बेसिकली कैबिनेट उनका रीशफल किया है जेलेंस्की ने अपना, जिससे जो है कंट्री को एनर्जाइज़ किया जा सके और डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और कल का वीडियो मैंने कई बार डाला बट उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, है ना। तो उसको मैं दोबारा से ट्राई करूँगा कि उसको बना के दोबारा से एक बार डालूँ, है ना, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।